प्यारे बच्चों, आज हम अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के महान कवियों में से एक हुए हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अपनी रचनाओं के लिए 4 बार पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री की खास बात होती है कि इन्हें जितना ध्यान से और गहराई से पढ़ते जाएं, उतने ही उनके पोएम्स के अर्थ निकलते चले जाते हैं। जहाँ तक डस्ट ऑफ स्नो की बात है, डस्ट ऑफ स्नो छोटी सी पोएम है, बहुत ही सिंपल पोएम है। इसके 2 ही स्टैंजा हैं। इस पोएम का आइडिया भी बहुत सिंपल है। आइडिया क्या है कि कैसे नेचर में होने वाली साधारण सी घटनाएं भी हमारे ऊपर कई बार गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोइट्री में वर्णन करते हैं कि कैसे पोइट, जो कि आज बहुत ही उदास था, तो हेमलॉक ट्री पर कुछ बर्फ़ पड़ी हुई है और एक कौवे की गतिविधि की वजह से वो बर्फ़ पोइट के ऊपर गिर जाती है। पोइट, जो आज पूरा दिन से काफ़ी उदास था, दुखी था और उसका काफ़ी दिन खराब हो चुका था क्योंकि वो अपने उदासी भरे विचारों में ही खोया हुआ था, उस बर्फ़ के गिरने की वजह से वो अब अपने उन विचारों से बाहर आ जाता है और उसका बाकी का दिन जो शेष बचा हुआ है वो खराब होने से बच जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ दिस पोएम। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट स्टैंजा। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इस स्टैंजा में हम देख लेते हैं पोइट ने नेचर के कुछ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया है, जिसमें सबसे पहले हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक एक तरह का पॉइजनस प्लांट है, जहरीला प्लांट, और उसके वाइट कलर के फूल होते हैं, वो हेमलॉक ट्री होता है। ठीक है, हेमलॉक ट्री के ऊपर कुछ बर्फ़ है। अब क्या होता है कि एक कौवा उस पर आता है, आकर बैठता है या उससे उड़ता है, तो कौवे की कुछ गतिविधि हुई है जिसकी वजह से बर्फ़ जो है वो नीचे गिरी है। और बर्फ़ किसके ऊपर गिरी है? पोइट के ऊपर, जो या तो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था या वहाँ से गुजर रहा था। तो इसका कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है? Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो पोइट कहता है, इससे मेरा मूड बदल गया है, मेरा दिल इससे अच्छा हो गया है। क्योंकि अभी तक पोइट काफ़ी उदास था और वो अपने उदासी भरे विचारों में ही खोया हुआ था, लेकिन हेमलॉक ट्री पर पड़ी हुई जो बर्फ़ है वो कौवे के द्वारा पोइट के ऊपर गिरा दी गई है। तो इस एक्टिविटी से पोइट अपने उन उदासी भरे ख्यालों से बाहर निकल आया है और अब जितना बचा हुआ दिन है वो उसका खराब होने से बच गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ दिस पोएम। बच्चों, इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं एक बार। राइम स्कीम क्या होती है? जैसे हम फर्स्ट लाइन देखें, द वे अ क्रो, तो क्रो देखो कैसे बोल रहे हैं हम, क्रो। अब इसको मान लेते हैं ए। अगला देखें, शुक डाउन ऑन मी, तो यहाँ पर लास्ट वर्ड कैसे देख रहे हैं हम? मी। कैसे बोल रहे हैं? मी। तो इसको बी मान लेते हैं। नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देख लेते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो। स्नो, तो स्नो किसके साथ राइम हो रहा है? क्रो के साथ, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ए। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो यहाँ पर लास्ट वर्ड क्या है? ट्री। ट्री किसके साथ राइम हो रहा है? मी के साथ, तो इसको अब हम बी मानेंगे। तो इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम हो गई ए बी ए बी। ऐसे ही जब सेकंड स्टैंजा को पढ़ेंगे तो उसकी राइम स्कीम बन जाएगी सी डी सी डी। तो इस पूरे पोएम की राइम स्कीम बन जाती है ए बी सी डी। बच्चों, आप देखेंगे कि इस पोएम के अंदर पोइट ने एक पक्षी जो यूज़ किया है वो है क्रो, कौवा, है ना। कौवे को ज़्यादातर पोइट्स अपनी पोइट्री के अंदर नहीं लेते हैं,
जब भी उन्हें अपनी कविताएं लिखनी होती हैं तो वो सुंदर पक्षी जैसे कि मोर या फिर और पक्षियों के बारे में बताते हैं, लेकिन कौवे के ऊपर पोएम्स नहीं इतनी लिखी जाती है या इतनी देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि कौवे को इतना शुभ पक्षी नहीं माना जाता है। और ऐसी हेमलॉक ट्री देखो, हेमलॉक ट्री एक तरह का पॉइजनस प्लांट है। पोइट यहाँ पर कोई भी यूज़फुल ट्री यूज़ कर सकता था या फिर कोई जिसमें फ्लावर्स आते हैं सुंदर सुंदर खुशबू वाले, ऐसा कुछ प्लांट यूज़ कर सकता था, लेकिन पोइट ने यहाँ पर एक पॉइजनस प्लांट को यूज़ किया है, एक कौवे को यूज़ किया है। तो कितने नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं ये हम लोग सोचते हैं, लेकिन ये नेचर के ही पार्ट हैं। और नेचर की बाउंटी, नेचर इतनी ज़्यादा समृद्ध है कि जिसको हम समझते हैं कि इनमें नेगेटिव क्वालिटीज़ भी हैं, वो भी इंसान के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव प्रभाव डाल सकती हैं। जैसे कि इस पोएम में हुआ कि स्नो जो कि क्रो के द्वारा गिराई गई है, वो स्नो जो हेमलॉक ट्री पर पड़ी हुई थी, उसने पोइट का मूड जो है वो बदल दिया और उसका दिन खराब होने से बचा लिया। तो किस तरह से पोइट ने कुछ ऐसे पक्षी और ऐसे पेड़ का यहाँ पर वर्णन किया है या यूज़ किया है जिसको ज़्यादातर पोइट्री में हम नहीं देखते हैं, जिनको अच्छे प्रतीक नहीं माना जाता है। तो लेकिन पोइट ने फिर भी उसका यूज़ करके हमें एक आइडिया क्लियर कर दिया है कि कैसे नेचर के अंदर बहुत शक्ति है, नेचर बहुत ग्रैंड है, बहुत ग्रेट है। हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए, हमारे सामने कितने सरप्राइज़ लिए हुए नेचर पल पल पर खड़ी है, लेकिन हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि हम नेचर को ऑब्जर्व कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। आई होप कि आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। इसके क्वेश्चंस एक बार ही देख लेते हैं। तो यहाँ पोइट ने पूछा है कि व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है? तो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, छोटे छोटे कण जो हैं बर्फ़ के, वो कहलाते हैं डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट डज द पोइट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड? हाउ डज द पोइट्स मूड चेंज? तो पोइट का मूड कैसे बदल जाता है? बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ अ क्रो, the dust of snow falls from hemlock tree on the poet. So this brings a change in poet's mood. How does Frost present nature in this poem? Nature का कैसे यूज़ किया इस पोएम के अंदर? हम देख सकते हैं कि नेचर की एक सीनरी पोएट ने पोर्ट्रे करी है। बर्फ़ पड़ी हुई है, हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा है, पोइट खुद है, तो ये सब नेचर के ही पार्ट हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन पोएम्स? जनरली पोएम्स में कौन कौन से पक्षियों के नाम लिए जाते हैं? बच्चों ये आप खुद सोच के लिखें, आपने कौन सी ऐसी कविताएं पढ़ी हैं जिसमें कुछ पक्षियों के बारे में बताया गया है? डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मैंशन इन पोएम्स? क्या कौवे को अक्सर पोएम्स में मेंशन किया जाता है? वट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ क्रो? और आपके दिमाग में क्या आता है जब आप कौवे के बारे में सोचते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ हेमलॉक ट्री? तो हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स. Why doesn't the poet write about a more beautiful tree? पोइट और सुंदर किसी वृक्ष का यूज़ कर सकता था, सच एज मेपल और एन ओक और अ पाइन। तो इस तरह के सुंदर सुंदर वृक्ष जो है हमारी नेचर के अंदर हैं। तो पोइट ने फिर भी किसका जिक्र किया है यहाँ पर? हेमलॉक ट्री का। What do the crow and hemlock represent? Joy और sorrow? तो ये किसका प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है। क्या कौवे को खुशी का प्रतीक माना जाता है, या पॉइजनस प्लांट को, किसी भी जहरीले प्लांट को क्या खुशी का प्रतीक माना जाता है?